मैंने आपको जो लास्ट क्लास कराई थी उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक डेप्रिसिएशन और एक कराया था मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कि कोई भी हम नई एसेट्स परचेज करते हैं तो परचेज के टाइम पर, एसेट्स खरीदते टाइम जो भी हम उस पर एक्सपेंडिचर करते हैं उनको किस तरीके से पेश करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और तो कुछ नहीं किया हमने बेटा। हाँ, एक ओपनिंग एंट्री का क्या था, ओपनिंग जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो इनसे रिलेटेड अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बेटा। हाँ जी, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलो अच्छी बात है। तो देखिए बेटा, आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा, सबसे पहले हम करते हैं बेटा बैड डेट। बैड डेट क्या होता है? हाँ जी, देखिए बैड डेट का मतलब है कि जब हम किसी को क्रेडिट में सेल करते हैं, उधार में गुड्स बेचते हैं, तो वो हमारा देनदार डेटर बन जाता है। तो डेटर बन गया, देनदार हो गया। हमारा इन फ्यूचर वो बंदा बैंकक्रप्ट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है मतलब उसकी पेइंग एबिलिटी में नहीं है, मतलब वो पे करने की उसकी एबिलिटी नहीं है, वो पैसे अब दे नहीं सकता है, तो बैंकक्रप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। तो उस केस में वो डेटर हमारा क्या हो जाता है बेटा? बैड डेट हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि डेटा से कुछ रिकवर हो जाता है, कुछ परसेंटेज, या कुछ नहीं होता है। तो अब इसकी हम बैड डेट की एंट्री क्या करेंगे जर्नल। सिंपली बैड डेट आपको पता चल गया भाई, अगर हम किसी को क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो वो हमारा डेटर है, देनदार है, और वो डेटर इन फ्यूचर अगर हमको पैसे ना दे, दिवाली हो जाए, पैसे मतलब किसी भी रीजन से हमको पैसे ना दे और हमारा पैसा डूब जाए, तो उसको बोलते हैं बैड डेट। ठीक है, तो बैड डेट का हमारा क्या होगा बेटा? बैड डेट हमारे लिए क्या हुआ? लॉस, खर्चा हुआ। तो बैड डेट को हम क्या करेंगे? डेबिट। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। कहने का मतलब, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो मैंने गुड्स सोल्ड किया अजय को, गुड्स सोल्ड टू अजय ₹10,000। मैंने उधार में अजय को 10,000 रुपये का गुड्स बेचा, तो आपने इसकी क्या जर्नल करी होगी? आपने इसकी जर्नल एंट्री करी होगी अजय डेबिट, सॉरी सेल किया है, हाँ, तो टू सेल। बेटा ये एंट्री तो सभी को पता होगा। अब कोई भी अगर ये कहे कि सर ये एंट्री अभी समझ नहीं आई, तो वो तो बहुत पीछे है भाई, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको समझाया हुआ है। सेल किया है, सेल की एंट्री क्या होगी भाई? अजय मेरा डेट मतलब कि रिसीवर है, तो मैंने उसको डेबिट कर दिया, और सेल मेरा इनकम है तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, एज पर वही जो रूल्स है आपके पर्सनल, रियल, नॉमिनल के जो भी रूल्स है। ठीक है, अब देखिए इस एंट्री में ये मेरा क्या है? डेटर है, देनदार। डेटर क्या होता है? मैंने दो टर्म्स आपको समझा ही नहीं ऑलरेडी, डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर्स का मतलब होता है कि जब हम किसी को क्रेडिट में सेल करते हैं तो वो इन फ्यूचर हमको पैसे देगा, तो हमारा क्या है? देनदार है, डेटर है। और जब हम किसी से क्रेडिट में परचेज करते हैं, उधार में गुड्स खरीदते हैं, तो हमको उसको इन फ्यूचर पैसे देने पड़ेंगे, तो उस केस में वो हमारा क्या बन जाता है? क्रेडिटर बन जाता है। तो हमने तो यहाँ पे गुड्स बेचा है अजय को उधार में, तो अजय से पैसे आने चाहिए। लेकिन इस बात से क्या हुआ कि अजय हमारा बैंकक्रप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, अब वो हमको पैसे नहीं दे सकता, तो हम क्या एंट्री करेंगे? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। भाई अगर पैसे मिल जाते हैं तो क्या एंट्री करते हैं आप? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट, मतलब चेक से मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय 10,000 से। और मान लो अब उसने हमको पैसे नहीं दिए, तो हम क्या करेंगे भाई? अजय तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो अजय को तो हमने, डेटर को तो कैंसिल कर देंगे, तो हम एंट्री क्या कर देंगे? बैड डेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हो गया, पैसा नहीं मिल रहा, बैड डेट का टू अजय 10,000 से। बेटा ये तो था इन केस अगर हमको अमाउंट मिल गया, और इन केस अगर हमारा पैसा बैड डेट हो गया, डूब गया, समझ आ गया? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि उससे कुछ परसेंटेज मिल जाए, कुछ ना मिले। मान लो कह दिया जाए कि उससे ₹1 में से 40 पैसा, मतलब ₹1 में से आउट ऑफ ₹1 40 पैसा रिसीव, कि हमको ₹1 में से 40 पैसा मिला है,
तुमको इसका मतलब कितना पैसा मिला है? 40%। भाई मैंने कहा कि अगर हमको अजय जो हमारा डेटर है उससे केवल उससे इतना ही रिकवर हो पाया जितना कि 1 रुपये में से 40 पैसा है, तो इसका मतलब हमको 40% मिला। तो 40% कितना होगा भाई? 10,000 का 40% निकालिए पहले तो आप। 40 भाई 40 पैसे का मतलब है 1 रुपये में से मतलब 100 पैसे में से 40 पैसे मिले हमको, 100 रुपीज में से 40 मिले हैं, 100 पैसे में से हमको 40 पैसे मिले हैं, तो 40% हो गया। तो कितना अमाउंट मिल गया? 4,000। बेटा 4,000 का तो पैसा हमको मिल गया। बाकी क्या हो गया? बैड डेट। भाई 10,000 का वो हमारा डेटर था, 60% बैड डेट हो गया, तो 6,000 हमारा क्या होगा? बैड डेट। तो इन दैट केस हम क्या एंट्री करेंगे? भाई हमारा बैड डेट हुआ अकाउंट डेबिट कितने से? 6,000 रुपये से, 6,000 से। कैश मिला जितना मिल गया उससे 4,000। बैंक से मिलता तो बैंक डेबिट कर देते। टू अजय 10,000 से। बेटा ये एंट्री समझ आ रही है? भाई मैंने सेल किया अजय को 10,000 का, तो अजय डेबिट टू सेल, डेटर बन गया। इन फ्यूचर से पैसे आने थे वो आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय। मान लो वो बैड डेट हो गया पूरा पूरा, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अजय। मान लो उससे 40% रिसीव हुआ, पूरा बैड डेट नहीं हुआ, तो बैड डेट कितना? 6,000। कैश कितना मिला? 4,000। टू अजय 10,000। बेटा बैड डेट से रिलेटेड किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या अभी भी? हाँ जी, बैड डेट की एंट्री सभी को क्लियर है? बेटा नेक्स्ट टर्म पे मूव करें। देखिए अब नेक्स्ट बैड डेट रिकवर्ड, सेकंड पॉइंट सही लिखा है, रिकवर्ड। बेटा बैड डेट रिकवर होता क्या है? बैड डेट क्या होता है ये सभी को पता है। भैया अगर हमने किसी को क्रेडिट में सेल किया और वो डेटर हमारा फ्यूचर में पैसे नहीं देता है, पैसा डूब जाता है, तो हमारा बैड डेट हो जाता है। मतलब एक्सपेंस हो गया तो बैड डेट अकाउंट को डेबिट कर दिया और डेटर को हमने क्रेडिट कर दिया। लेकिन मान लो इन फ्यूचर वो बंदा पैसे दे देता है, भाई हम तो उसको ऑलरेडी बैड डेट राइट अप कर चुके हैं, डेटर हमने क्लोज कर दिया अपना, और अब उससे इन फ्यूचर हमको पैसे मिल जाते हैं, वो हमको कुछ अमाउंट दे देता है, तो जितना भी मिलता है वो हमारा क्या होता है? बैड डेट रिकवर। कहने का मतलब पैसा डूबने के बाद, बैड डेट रिकॉर्ड करने के बाद वो पैसा अगर वापस आ जाए तो उसको बोलते हैं हम बैड डेट रिकवर्ड। तो वो हमारे लिए क्या हुआ? भाई जब पैसा डूब गया तो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया। लेकिन जो पैसा डूबने के बाद वापस मिल गया तो वो हमारे लिए क्या हो गया? इनकम। तो इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। जैसे बैड डेट को डेबिट करेंगे लॉस है, तो इनकम को हम क्या करेंगे? बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करेंगे। और जब बैड डेट रिकवर्ड होके आएगा तो क्या आएगा हमारे पास? पैसा आएगा। तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, या बैंक से आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। राइट, बैड डेट रिकवर्ड का मतलब है कि डूबा हुआ पैसा वापस आया, तो कैसा आया? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, रिकवर्ड अकाउंट। मान लो जितना भी पैसा आया, मान लो बैड डेट हुआ था कितना, इस वाले केस को ले लेते हैं हम 4,000, उसमें से उसने 2,000 का हमको पैसा दे दिया, तो जितना भी आया आपने 2,000 का अपन रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, अमाउंट को इश्यू नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बैड डेट मतलब डेटर का पैसा डूब गया, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर डूब गया, हमारा पैसा डूब गया, और अब वो पैसा डूबने के बाद वापस आ गया तो बैड डेट रिकवर्ड, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री डाल दूंगा। ये मेरी इनकम है, ये मेरा एक्सपेंस का रिकॉर्ड है। समझ आ गया? हाँ जी, दोनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? नो सब सर। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे। देखिए बेटा, अब हम करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंसेस बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है हमारा? सबसे पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो खर्चा तो इनकर हो गया,
बट नॉट पेड। जैसे कि मान लो हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं, हर महीने का 2,000 रुपये का सैलरी का हमारा फिक्स है, तो हमारा खर्चा पूरे साल का, भाई पूरे फाइनेंशियल ईयर का, फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च ईयर एंड होता है। 12 महीने का हुआ मान लो, फॉर एग्जाम्पल 12 मंथ का ही होता है वैसे हमारा। तो अब देखिए 12 मंथ में हम टोटल सैलरी का एक्सेस कितना पे करने वाले थे, 12,000 इंटू 2,000 इज इक्वल टू 24,000 कम सैलरी पे करने वाले थे। लेकिन हमने अभी तक सिर्फ 11 मंथ की सैलरी पे करी, तो हमारा टोटल सैलरी का एक्सपेंसेस, सैलरी बन रही है 24,000, दैट 12,000 इंटू 2,000, सॉरी 12 मंथ इंटू 2,000। लेकिन हमने जो पेड सैलरी है, जितना पे कर दिया वो किया हमने सिर्फ 11 मंथ का, मतलब कि 22,000। लेकिन हमारा पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो बेटा हमारा एक्सपेंस तो इनकर्ड हो गया, भाई खर्चा तो हमारा हो गया, काम तो हमने करा, मतलब करा लिया एम्प्लॉय से, बट अभी उसको हमने पैसे नहीं दिए, पेमेंट नहीं करी, तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब कि एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड, इसका मतलब होता है एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड, पे नहीं किया अभी तक, अभी हमने उस एक्सपेंस को, तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आप खुद सोचिए ये वाला एक्सपेंस मेरे लिए क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग वाला लायबिलिटी। सिंपल, अगर आज मैंने किसी से काम करा लिया तो इन फ्यूचर मेरे को उसको पैसे देने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? हाँ जी बोलिए भाई, आप आज अगर किसी से काम करवा लो तो इन फ्यूचर उसको पैसे दोगे या नहीं दोगे? देंगे सर। आप बेटा देंगे। तो जहां पे फ्यूचर ऑब्लिगेशन होता है वहां पे हमारी क्या क्रिएट हो जाती है, लायबिलिटी। ये तो आपको मैंने बताया था कि लायबिलिटी क्या होता है, असेट क्या होता है। भाई असेट मतलब कोई एक ऐसा रिसोर्स, ऐसा कोई संपत्ति, कोई वस्तु है जिस पर आपका कंट्रोल हो, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हो और पास्ट एफर्ट्स हो, तीनों कंडीशन पूरी होंगी तो आपके लिए क्या बन जाएगा, असेट्स, और असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया लायबिलिटी के लिए मैंने सिर्फ एक ही कंडीशन एक्सप्लेन करी थी, फ्यूचर ऑब्लिगेशन, कि इन फ्यूचर अगर आपको किसी को कुछ देना है, ऑब्लिगेशन हो रहा है आपका, कोई ऑब्लाइज हो रहे हो आप, तो वो आपके लिए क्या बन गया, लायबिलिटी। तो आपका फ्यूचर ऑब्लिगेशन ही तो हुआ, भाई आपने काम करवा लिया उससे पूरे 12 महीने, लेकिन केवल पेमेंट 11 महीने की करी है, तो 1 महीने का उसका ड्यू हो गया, एक्सपेंस ड्यू, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। समझ आ गया, इनकर्ड हो गया, ड्यू हो गया, बट आपने अभी उसको पे नहीं किया, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बेटा थोड़ा अच्छे से समझना इसको। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। बताने को तो मैं एक ही एंट्री बताता हूँ, इसकी एंट्री क्या होगी, तो जो भी एक्सपेंस है उस एक्सपेंस को मैं डेबिट कर दूंगा, मान लो सैलरी का, तो सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एंट्री हो जाएगी। लेकिन ये कैसे बनी उस चीज को समझिए। देखो सैलरी मेरे लिए खर्चा है, तो खर्चे को तो मेरे को डेबिट करना ही करना है। मैं अगर आपसे एक बात कहूँ, सोचिए भाई सैलरी पेड, तो आप एंट्री करते हो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो आपने 2,000 रुपए की सैलरी पे करी, लेकिन मैंने कहते सैलरी ड्यू, पे नहीं किया, एक्सेस हो गया, तो खर्चा तो हो गया ना, खर्चे को तो आप बुक करोगे, तो सैलरी अकाउंट को तो आप डेबिट करोगे, खर्चा तो हो चुका है 2,000 रुपए का, बट आपने अभी इसको पे नहीं किया, तो क्या हो जाएगा वो आपके लिए लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग। तो आप यहाँ पर लिख दोगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपए का, आप इसको फ्यूचर में पे कर दोगे। बेटा समझ आया आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू हो चुका है, इनकर्ड हो चुका है, बट उसको अभी आपने पे नहीं किया हुआ है। सभी को समझ आ गया बेटा ये? तो इसकी एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट जो भी एक्सपेंस है वो एक्सपेंस तो डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका क्रेडिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्यों हुआ, बिकॉज दिस इज अवर लायबिलिटी, ये हमारी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। हाँ जी, कोई डाउट है क्या बेटा इसमें किसी को? सभी का क्लियर है? यस सर। अब देखिए नेक्स्ट टर्म, बेटा ये मैं जो आपको करा रहा हूँ ना, आप साथ के साथ इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि मैं रफ कर देता हूँ, फिर वो पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा बाद में, इससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस,
प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके? देखिए, एक्सपेंस जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस अभी इनकम नहीं हुआ, ड्यू नहीं हुआ, पर आपने इसको पहले ही पे कर दिया, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आपने एक्सपेंसेस को एडवांस में ही पे कर दिया पहले ही, इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। अब बेटा प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए क्या होगा, असेट्स या लायबिलिटी? थोड़ा सोच के बताएंगे मेरे को भाई, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होगा, असेट्स होगा या फिर लायबिलिटी होगा? बताइए, थोड़ा सोचिए। असेट। असेट्स होगा, बिल्कुल सही है बेटा। क्यों होगा असेट्स, आप खुद सोचिए। देखो, अगर आप किसी को एडवांस में पैसे दे देते हो तो उस पर आपका कंट्रोल होगा नहीं होगा? मान लो आपने किसी को सैलरी एडवांस में दे दी, तो आप उससे 1 महीने का काम, मान लो 1 महीने का एडवांस दिया, तो आप उससे 1 महीने का काम कराओगे नहीं कराओगे? आपको उस पर कंट्रोल हो जाएगा। और उससे फ्यूचर में काम कराओगे तो इकोनॉमिक में बेनिफिट होगा आपको। और पास्ट एफर्ट, आपने उसको सैलरी पहले पे करी होगी, कैश दिया होगा, तो जहां पर तीनों कंडीशन पूरी हो गई, वो आपके लिए क्या बन गया, असेट्स बन गया। तो अब इसको भाई, असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो आप क्या करने वाले हो, प्रीपेड एक्सपेंस को, अकाउंट को तो आप डेबिट कर देंगे। टू, अगर वो आपने पे किया है अभी प्रीपेड, तो टू कैश या बैंक, कैश अकाउंट। मान लो आपने 2000 रुपए का प्रीपेड में एक्सपेंस पे कर दिया, तो जो भी होगा प्रीपेड एक्सपेंस, उसका नाम होगा प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड वेजेस, कोई भी प्रीपेड हो सकता है आपका, जो भी एक्सपेंस है, तो आप उसको प्रीपेड में डाल दोगे। लेकिन मैं अगर आपसे एक बात करता हूं बेटा, कि मान लो ये तो ईयर एंड पर एंट्री करी जाती है, आपने मिड में ही, बीच में ही एक एंट्री करी थी एक्सपेंस पेड, और एक्सपेंस आपने पे कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 13,000 रुपये, 15,000 का कर दिया आपने पेड रुपीज। ये एक्सपेंस का नाम ही ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं वेजेस, पेड ऑफ रुपीज 15,000। आपने 15,000 रुपए की वेजेस पे करी, तो आपने क्या एंट्री करी होगी बेटा, एक मिनट मेरे को बताएंगे? जब आपने वेजेस पे किया 15,000 रुपए का, तो आपने एंट्री करी होगी वेजेस, आपका खर्चा, तो वेजेस अकाउंट को आपने डेबिट किया, और टू कैश, ठीक है, आपके पास से कैश गया 15,000 रुपए का। बेटा इस एंट्री में किसी बच्चे को डाउट होगा नहीं मेरे हिसाब से, तो कोई वेजेस पेमेंट करने की सिंपल एंट्री, कोई वेजेस पे किया तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। लेकिन मान लो बाद में हमें पता चला कि आउट ऑफ वेजेस पेड 3 months वेजेस पेड इन एडवांस, 3 months वेजेस पेड इन एडवांस, आपने 3 महीने की वेजेस एडवांस हम पे कर रखी है, या फिर हम कह रहे हैं कि भाई पर मंथ वेजेस है आपकी, या फिर ऐसे कह दूं कि पर मंथ वेजेस इज ₹1000। हर महीने की वेजेस कितनी है मेरी, 1000 रुपए। इन दोनों का सेमी मीनिंग बेटा, मैंने कह दिया कि 3 मंथ्स की वेजेस आपने प्रीपेड है, एडवांस पे किया हुआ, या फिर आपने आपसे बोल दिया कि हर महीने की वेजेस कितनी है मेरी 1000। तो आप मेरे को एक बात बताइए सर, हर महीने की वेजेस मेरी कितनी है 1000, तो पूरे साल की वेजेस कितनी बनेगी 12,000 रुपए। तो आपने पेमेंट कितना किया हुआ है 15,000 का, भाई आपने वेजेस का एक्सपेंस डेबिट किया हुआ है 15,000 रुपए से, और कैश आपने पे किया 15,000 रुपए का, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको पता चला कि आपका वेजेस का खर्चा तो पूरे साल का बनी 12,000 रुपए रहा है, 3,000 आपने क्या कर रखा है प्रीपेड, तो उस केस में आप क्या एंट्री करने वाले हो, भाई ये वेजेस का खर्चा आपने ज्यादा पे कर रखा है, तो इसे कम कर दीजिए। किसी भी डेबिट बैलेंस को कम करना है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे, आप क्या एंट्री करेंगे, प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 3,000। भाई आपका अगर हर महीने का 1,000 का तो 12,000 बने, आपने पेमेंट कितना कर रखा 15 का, तो 3 महीने का क्या हुआ आपका प्रीपेड हुआ बेटा, क्लियर है। अब आप कहेंगे सर इन दोनों एंट्रीज में, इसमें और इसमें क्या फर्क है,
ये तो मैंने कहा कि आपने अभी प्रीपेड किया है एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये मैंने कह दिया कि आप ऑलरेडी एक्सपेंस तो इनकर कर चुके हो, मतलब पेमेंट कर चुके हो, एक्सपेंस की एंट्री कर चुके हो, और लेकिन आपको बाद में पता चला कि उसमें कुछ प्रीपेड है, तो आप उस एक्सपेंस को कम करोगे। भाई अगर अब मैं इसी एंट्री को रहने दूं तो वेजेस का खर्चा कितना दिखा रखा है मैंने 15,000, जबकि आपको पता वेजेस का खर्चा है कितना 12,000, तो मैंने 3,000 का खर्चा कम करना है, तो मैंने वेजेस को क्रेडिट कर दिया। अब देखिए वेजेस मेरा 12 का ही है, 15 से डेबिट 3 से क्रेडिट, दैट मीन 12,000 से मेरा फाइनली वेजेस डेबिट है, जो कि सही है और इतना ही होना चाहिए। बाकी 3,000 रुपये किसके लिए था? प्रीपेड के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रीपेड मेरा असेट्स होता है और असेट्स को हम डेबिट करते हैं। बेटा आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों में कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? नो सर। सभी को क्लियर है? अब देखिए बेटा नेक्स्ट, वैसे ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ये जर्नल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो भी कर रहा हूं मैं आपको। प्रीपेड और ये आउटस्टैंडिंग, बैड डेट रिकवर्ड, डेप्रिसिएशन, इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह, जो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया हुआ था। अब देखिए बेटा मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ अब आपको। आप बताना बेटा, सैलरी ड्यू टू क्लर्क, पहले लिखता हूँ सैलरी पेड, रुपीज 10,000, 10,000 रुपये की सैलरी पे करिए। क्या एंट्री करने वाले हो आप? बोलिए। हाँ जी, रेफरेंस किया करो बेटा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें, तो मैंने सैलरी का खर्चा पे किया 10,000 रुपये का, तो सैलरी का अकाउंट डेबिट टू कैश। सेकंड मैंने कहा सैलरी ड्यू टू क्लर्क, ₹10,000। भाई 10,000 रुपये की सैलरी ड्यू है, ड्यू का मतलब सैलरी का खर्चा तो हो चुका है बट आपने पे नहीं किया। जब पे कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हुआ। तो भाई सैलरी खर्चा तो खर्चा ही है, उसको तो आप डेबिट करेंगे ही, तो सैलरी अकाउंट को आप डेबिट करेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 रुपये से। बेटा दोनों एंट्रीज में डिफरेंस समझ में आया? ये था सैलरी पेड, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये था सैलरी ड्यू, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर है बेटा? अच्छा जी, थर्ड एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस, या फिर इंश्योरेंस पेड। पेड ₹12,000, तो आप क्या एंट्री करने वाले हो? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट या फिर ₹1,000 पर मंथ लिख देता हूँ, और ₹1,000 पर मंथ, और टोटल लिख दिया मैंने 12,000 रुपये का आपने पे कर दिया, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा उसमें। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000 रुपये का। मैंने कहा इंश्योरेंस पेड ₹1,000 पर मंथ है आपका 12,000 का। अब मैंने कहा कि इंश्योरेंस पेड ₹15,000, जबकि पर मंथ का दे दिया मैंने, पर मंथ है 1,000 रुपीज। अब आप मेरे को बताएंगे बेटा इसमें क्या है? इंश्योरेंस पे कर दिया ऑलरेडी 15,000 का, और 1,000 रुपये का पर मंथ है, तो इसका मतलब 15,000 तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, तो इंश्योरेंस मैंने पहले ही 3,000 से ज्यादा दिखा रखा है, तो इंश्योरेंस को तो क्रेडिट कर दूंगा और प्रीपेड को डेबिट कर दूंगा। इंश्योरेंस अकाउंट
डेबिट टू इंश्योरेंस। कितना आएगा बेटा? 1,000 रुपये पर मंथ था तो 12,000 रुपये होने चाहिए, लेकिन हमने कितना पे कर रखा है? 15, तो 3,000 का मेरा क्या होगा? प्रीपेड। हाँ जी, ये जो भी एग्जांपल मैंने लिए बेटा पिछले कॉन्सेप्ट के बेस पर लिए, सभी को समझ आ गया? बताइए। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा इसमें? चलो बेटा अब एक कॉन्सेप्ट और करते हैं, एक्रूड का कर लेते हैं। एक्रूड इनकम, अकर्ड इनकम बोलते हैं, एक्रूड बोलते हैं, आप देख लेना जो आपको बेटर लगे। एक्रूड इनकम, अकर्ड इनकम है, एक्रूड इनकम जो भी है, देखिए इसका मतलब क्या होता है बेटा? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। कहने का मतलब, मान लो आपने किसी को इंटरेस्ट पर कुछ पैसे दिए हुए हैं, अब वो आपका टाइम पीरियड हो गया, आपका इंटरेस्ट तो अर्न हो गया, बट वो आपको अभी रिसीव नहीं हुआ। तो एक ऐसी इनकम जो आपने अर्न कर ली है, कमा तो ली है आपने, बट वो अभी आपको मिली नहीं है, तो उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम या अकर्ड इनकम। अब देखिए बेटा, एक्रूड इनकम आपके लिए क्या होगा? तो आप खुद सोचिए, आपने इनकम कमा ली, आपको मिली नहीं है, तो इन फ्यूचर मिलेगी। तो एक तो आपने इनकम कमा ली तो आपका कंट्रोल हो गया, आप उससे वो पैसे लेने के लिए बाध्य कर सकते हो, बाइंड कर सकते हो, कंट्रोल हो गया। दूसरा, आपको फ्यूचर में वो पैसा मिलेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, पास्ट एफर्ट, कोई ऐसे ही तो इनकम हो ही नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो आपने किया होगा ना, तो पेमेंट किया होगा, कुछ भी किया होगा। तो इन तीनों कंडीशन को पूरा करेगा तो एक्रूड इनकम आपका क्या बन गया? असेट। तो इसलिए एक्रूड इनकम को हम क्या कर देंगे? डेबिट। तो कोई भी हमारी एक्रूड इनकम है उसको हम कर देंगे डेबिट, और इनकम को हम कर देंगे क्रेडिट। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, इसमें इसकी एंट्री बताता हूँ। एक्रूड इनकम, कोई रेंट हो, इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो, एक्रूड इनकम की जगह पे आपका आ सकता है। अकाउंट तो आपका डेबिट हो जाएगा, तो वो जो भी इनकम है आपकी, अब वो रेंट की होती तो एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट आ जाता आपका, इंटरेस्ट होता तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आ जाता आपका। क्लियर है? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लो आपने एक ₹1,00,000 इन्वेस्टेड, इन्वेस्टमेंट ₹1,00,000 इन्वेस्टमेंट मेड एट द रेट 10% की, ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट करी थी आपने 10% के रेट से, तो इसका पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा? पर एनम कह देता हूं मैं, जो भी है भाई, इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा आपका 1,00,000 रुपए का 10%। कितना आएगा आपका? 10,000 रुपए। अब ये इंटरेस्ट आपका अर्न तो हो चुका है, एग्जांपल ले रहा हूं, अर्न हो चुका है, बट इंटरेस्ट नॉट रिसीव है 10%, बट इंटरेस्ट नॉट रिसीव, बट इंटरेस्ट नॉट रिसीव। भाई अभी हमने इंटरेस्ट को रिसीव नहीं किया, तो ये क्या हुआ भाई? जब हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पूरा, उसका टाइम पीरियड हो गया, 10% के हिसाब से हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो इंटरेस्ट तो हमने अर्न कर लिया, एक्रूड हो गया, अर्न कर लिया, लेकिन अभी हमको मिला नहीं है, तो इन फ्यूचर तो मिलेगा ना। तो ये कौन सा केस है हमारा? एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। समझ रहे हो भाई? जैसे कि मैंने एक्सपेंस के लिए बोला था, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, ऑप्शन नहीं एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, तो पहले पे कर दिया तो आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, एक्रूड इनकम, और एक्रूड इनकम हमारे लिए क्या होगा? असेट। तो यहां पर हम क्या एंट्री करने वाले हैं? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, 10,000 रुपए का। मान लो बेटा मैं इसी केस में कह रहा था कि ये इंटरेस्ट आपको मिल गया,
तो आप क्या एंट्री करते हैं, उसके साथ आप एंट्री करते हैं कैश या बैंक, जो भी आपका जिससे भी मिला है अकाउंट को आप डेबिट कर देते और टू इंटरेस्ट। अगर मिल जाता तो आप ये वाली एंट्री करते, मतलब कि आप कैश को डेबिट कर देते और इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देते, क्योंकि आपकी इनकम हो चुकी है तो इनकम तो आप क्रेडिट करनी है, और मिल गया पैसा तो कैश अकाउंट बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते। लेकिन इस वाले केस में मैंने क्या लिया है कि इनकम तो आपकी अर्न हो चुकी है तो इनकम को तो आपको क्रेडिट करना ही पड़ेगा इंटरेस्ट को, लेकिन वो मिला नहीं है तो उसकी जगह आपके लिए एक असेट, एक हेड क्रिएट हो जाता है एक्रूड इंटरेस्ट का, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो बेटा ये जो भी टर्म्स मैंने अभी समझाई हैं आपको, पहले इसे एक्रूड वाले को लेकर बता दीजिए, तो फिर किसी और में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हाँ जी, बेटा बताइए कोई डाउट है क्या, सभी का क्लियर है? तो बेटा मेरे हिसाब से आगे के कॉन्सेप्ट के लिए, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो तो आज इतना ही काफी है। अगर अब किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ले लीजिए, क्योंकि अब इसका एक पार्ट और बच गया है, स्पेशल ट्रांजेक्शन इन गुड्स, वो मैं आपको कल कराऊंगा। अगर मैं उसको अभी कराऊं तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा बेटा, एक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये जो भी मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया ना बेटा, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप इनको एक इतना नॉर्मली भी नहीं लेना कि भाई आपको समझ आ गया। इनके बेस पर आप क्वेश्चन करके देखना, आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा कि हाँ सर कह रहे थे कि इनमें कुछ खास है। तो इन कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, भले ही वीडियो आपको दोबारा से देखना पड़े, दोबारा से देखिएगा, फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे को कॉल करके, मैसेज करके, जैसे भी पॉसिबल होता है आपको अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, ठीक है। और एक दूसरा बेटा, जो मंडे का आपका टेस्ट है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, मतलब मंडे को जो टेस्ट होने वाला है आपको, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है। उससे रिलेटेड अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी आती है, कोई कहीं से पढ़ता है, तो वो आप मेरे को अपना क्वेश्चन व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ग्रुप में नहीं करना है, पर्सनली करना है, ताकि मैं उसको कल नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रॉब्लम ले सकूं, क्योंकि मेरे हिसाब से आज फ्राइडे, कल सैटरडे है, तो कल क्लास होगी, फिर संडे को छुट्टी है, तो मंडे को टेस्ट है। तो मेरे हिसाब से आज अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, यहाँ तक ही कर लीजिए जितना मैंने आज पढ़ाया है जर्नल का। तो आप यहाँ तक के भी अगर कोई भी जैसे क्वेश्चन कर रहे हो, कहीं से भी, किसी भी बुक से कर रहे हो, नेट से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को उसको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में मतलब कल डिस्कस कर दूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है बेटा। कल हम वैसे ज़्यादा चांसेस रहेगा कि मैं आपका प्रॉब्लम का ही सेशन रखूँ, कि जो बच्चे आप प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, उसमें जिन बच्चों को दिक्कत आएगी, डाउट्स आएगा, वो डाउट्स ही हम कल क्लियर करेंगे। बाकी मंडे को टेस्ट लेने के बाद फिर हम इसको 1 या 2 दिन और लगेंगे, अभी हमको जनरल का कॉन्सेप्ट करने में तो 1 ही दिन लगेगा, बाकी फिर 1-2 दिन हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल करेंगे, बाकी तो आप करते रहिएगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास में पूरे क्वेश्चन आपको पूरे एग्जाम्पल नहीं करा सकता। हाँ, आपको कोई स्पेशल डिमांड में आएगा तो वो मैं कंफर्म पक्का कराऊंगा, बाकी मैं कुछ सेलेक्टेड ही टॉपिक एग्जाम्पल आपको कराऊंगा बेटा क्लास में। तो अब इसमें रिया बंसल, रिया गर्ग और तेजस, बस 3 ही बच्चे जुड़े हुए हैं, बाकी कहाँ है? क्लास लेफ्ट कर दी क्या? चलो ठीक है, तो बेटा अब आप कर लीजिएगा, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिएगा। रिया बेटा कुछ पूछना है?